हेलो। हाय। राधे राधे। जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे साथियों। मैं विश्वजीत फौजदार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल BS पॉलिटी जी के ट्रिक में हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, आज की जो हमारी क्लास है वो भारतीय इतिहास के प्रमुख युद्धों के बारे में रहेगी। कि भारतीय इतिहास है उसके जो युद्ध हुए वो संपूर्ण युद्ध यहाँ पर कवर करने वाले हैं। एक ही वीडियो में सारे के सारे युद्ध कवर हो जाएंगे और उसके बाद में आपसे कुछ प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन भी पूछेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है, इसमें ज़्यादा नहीं है, बस हम युद्धों को ही देखने वाले हैं। कौन विजेता रहा, किसके किसके मृत्यु हुआ, थोड़ी बहुत यही जानकारी यहाँ पर, लेकिन तो सारे के सारे युद्ध इसी में कवर हो जाएंगे। जहाँ से ये क्वेश्चन बनते हैं उनको लगभग रख लिया गया है। देखिए, दसरा के युद्ध सबसे पहले भारतीय इतिहास के प्रमुख युद्ध हैं। इनमें से दसरा के युद्ध कौन सा हुआ था? बैटल यानी युद्ध। तो दसरा के युद्ध बिटवीन किसके मध्य हुआ था? तो ये मध्य हुआ था सुदास और 5 जन अन्य कबीले, यानी सुदास था और उस 5 जन के अन्य कबीले थे, उनके मध्य ये दसरा का युद्ध लड़ा गया था। इसमें जो विजेता हुआ था वो सुदास। इसमें विजय किसकी हुई थी? सुदास की विजय हुई थी। दसरा के युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। मोस्ट इंपोर्टेंट पूछा जाता है कि दसरा के युद्ध किनके मध्य लड़ा गया? तो सुदास और 5 जन कबीलों के मध्य में। विजय किसकी हुई थी दसरा के युद्ध में? सुदास की। और दसरा के युद्ध का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो ऋग्वेद में। और कौन से मंडल में मिलता है? 7वें मंडल में। इस युद्ध में एक और कबीला और एक उनका मित्र पक्ष समुदाय था, दूसरी ओर भारत नामक समुदाय, जिसका नेतृत्व तुस्सु नामक कबीले के राजा सुदास कर रहे थे। इस युद्ध में सुदास की विजय हुई। ये लड़ाई पंजाब में रावी नदी, जिसको रावी नदी का प्राचीन नाम क्या था? पुरसुड़ी। ये भी आपको ध्यान रखना है कि रावी नदी का प्राचीन नाम क्या है? पुरसुड़ी नदी के किनारे लड़ा गया था। दूसरा युद्ध देखिए, बैटल बिटवीन और मिला। ये युद्ध है, ये किसके मध्य? हाइडे स्पीच का युद्ध, जिसे क्या कहते हैं? बेथिस्ता का युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, जो कि सिकंदर और पोरस के मध्य में लड़ा हुआ था। ध्यान रखना, हाइडे स्पीच का या बेथिस्ता का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया? सिकंदर और पोरस के मध्य। इसमें विजय सिकंदर की विजय हुई थी। 626 ईसा पूर्व में ये युद्ध लड़ा गया था। सिकंदर ने हाइडे स्पीच के युद्ध में राजा पोरस का सामना किया, जिसे झेलम की लड़ाई के रूप में भी जाना जाता है। इसे झेलम का युद्ध भी कहते हैं। हाइडे स्पीच का युद्ध, बेथिस्ता का युद्ध या झेलम का युद्ध भी इसको कहा जाता है। यह भारत के पंजाब में, आधुनिक पंजाब और पाकिस्तान में झेलम नदी, प्राचीन यूनानियों द्वारा हाइडे स्पीच, यानी झेलम नदी को पहले क्या कहा जाता था? यूनानियों के द्वारा हाइडे स्पीच कहा जाता था, के तट पर लड़ा गया। ग्रीक विजय और पोरस के आत्मसमर्पण के साथ संघर्ष समाप्त हो गया। तो ये युद्ध ध्यान रखना 326 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। नेक्स्ट युद्ध आता है सेल्यूकस से युद्ध, और सेल्यूकस निकेटर के मध्य हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के खिलाफ युद्ध हुआ था। सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य का युद्ध, चंद्रगुप्त मौर्य की इसमें विजय हुई थी। इस युद्ध के बाद सेल्यूकस समुद्रगुप्त का सेनापति था। ध्यान रखना, ये भी आपको ध्यान रखना है। सेल्यूकस निकेटर समुद्रगुप्त का ही सेनापति था। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस प्रथम, जिसे सेल्यूकस निकेटर भी कहते हैं, के बीच लड़ा गया, जो कि 305 से 303 ईसा पूर्व के बीच में ये लड़ाई हुई थी। लड़ाई 305 ईसा पूर्व में शुरू हुई, जब चंद्रगुप्त मौर्य ने अभियानों की एक श्रृंखला का नेतृत्व किया और भारतीय क्षत्रपों को वापस लेने की कोशिश की। सेल्यूकस निकेटर ने अपने क्षेत्रों की रक्षा करने के लिए चंद्रगुप्त के खिलाफ लड़ाई लड़ी, लेकिन बाद में दोनों पक्षों ने 303 ईसा पूर्व में शांति बना ली और युद्ध का परिणाम यह हुआ कि चंद्रगुप्त को सिकंदर द्वारा छोड़े गए क्षेत्रों को नियंत्रित करने की अनुमति दी गई जब वह पश्चिम लौट गया। यह आपको ध्यान रख लेना है। और समुद्रगुप्त ने सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ भी कर दिया था। इसके बदले में चंद्रगुप्त मौर्य ने उसको 500 हाथी भी सेल्यूकस को प्रदान किए थे। तो 500 हाथी चंद्रगुप्त ने दिए थे और सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया था। कलिंग युद्ध सम्राट अशोक और अनंत पद्मनाभ के मध्य लड़ा गया था। इसमें सम्राट अशोक की विजय हुई। कलिंग युद्ध बहुत ही प्रसिद्ध है जिसने अशोक के जीवन को बदल दिया था। तो कलिंग युद्ध प्राचीन भारत में राजा अशोक के अधीन मौर्य साम्राज्य और कलिंग राज्य के बीच लड़ा गया, जो कि 261 ईसा पूर्व में हुआ था। ध्यान रखना,
कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व। इसकी डेट पूछी जाती है। कलिंग युद्ध कब लड़ा गया था? 261 ईसा पूर्व में सम्राट अशोक और अनंत पद्मनाभ के मध्य में, जिसमें लगभग 1 लाख लोग मारे गए, लगभग 1.5 लोगों को बंदी बनाया गया। कलिंग युद्ध के कारण हुए भारी रक्तपात से अशोक का बहुत ही आघात हुआ और उन्होंने स्वयं बौद्ध धर्म में परिवर्तित कर लिया। यानी अपना जो पहले अशोक है वो किस धर्म का अनुयायी था? शैव धर्म का अनुयायी था। लेकिन कलिंग युद्ध के बाद उसने कौन सा धर्म अपना लिया? बौद्ध धर्म। कौन सा धर्म ग्रहण कर लिया था? बौद्ध धर्म उसने अपना लिया था। अशोक के शासनकाल में 14 प्रमुख शिलालेख, उनमें से प्रमुख शिलालेख 13वां शिलालेख है जिसमें कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। तो ध्यान रखना, अशोक के कौन से शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है? 13वें शिलालेख में। नेक्स्ट दादा भारतीय इतिहास के प्रमुख युद्धों में आपका भारत में मुस्लिम आक्रमण। इसके बाद भारत में मुसलमानों का आक्रमण प्रारंभ हो गए, अरब आक्रमण और तुर्क आक्रमण। अरबी आक्रमणकारी था वो मोहम्मद बिन कासिम था, और तुर्क आक्रमणकारी में महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी। देखिए भारत पर अरबों का आक्रमण, तो अरबों का जो आक्रमण है वो सर्वप्रथम 711 ईस्वी में उबैदुल्लाह के नेतृत्व में एक अभियान सिंध भेजा गया था, किंतु यह पराजित हुआ और मारा गया। यानी उबैदुल्लाह को पराजित कर दिया और उसकी मृत्यु हो गई। दूसरा अभियान बुदेल के नेतृत्व में हुआ, लेकिन यह भी असफल रहा। तीसरा अभियान 712 में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में, यानी मोहम्मद बिन कासिम ने 712 में किया। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के शासक दायर को पराजित किया। मोस्ट इंपोर्टेंट है, सिंध के शासक दायर को किसने हराया था आक्रमणकारी? तो वो मोहम्मद बिन कासिम ने हराया था और दायर युद्ध करते हुए मारा गया, जिसमें दायर की मृत्यु भी हो गई। मोहम्मद बिन कासिम ने 713 ईस्वी में मुल्तान को भी जीत लिया, यानी इसने मुल्तान पर भी अधिकार कर लिया था। अब आता सुबुक्तगीन, तुर्क आक्रमणकारियों में सुबुक्तगीन 977 से 997 ईस्वी। भारत पर पहला तुर्क आक्रमणकारी, ध्यान रखना मोस्ट इंपोर्टेंट है, भारत पर पहला तुर्क आक्रमणकारी कौन था जिसने आक्रमण किया था? तो वो था सुबुक्तगीन। इसने 986 में पंजाब के शाही वंश के शासक जयपाल पर आक्रमण कर उसे पराजित कर दिया था। तो सुबुक्तगीन पहला तुर्क आक्रमणकारी था जिसने भारत पर आक्रमण किया था। 986 में पंजाब के शाही शासक जयपाल को इसने हराया था। सुबुक्तगीन की मृत्यु के बाद उसके 2 पुत्रों अब्दुल कासिम महमूद और इस्माइल दोनों के मध्य उत्तराधिकार का युद्ध हुआ। अब्दुल कासिम महमूद विजयी हुआ और अब्दुल कासिम महमूद गजनवी के नाम से शासक बन गया। महमूद गजनवी के नाम से बाद में वो शासक बना था। महमूद गजनवी की बात करें तो 998 से 1030 ईस्वी पर भारत में आक्रमण किए थे इसने, इसका जो काल है। सुबुक्तगीन की मृत्यु के बाद महमूद गजनवी ने 998 ईस्वी में गद्दी संभाली, यानी वो राजा बन गया था महमूद गजनवी 998 में। इसने 1000 ईस्वी से लेकर 1027 के मध्य, मोस्ट इंपोर्टेंट है कि महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण को हुए 1000 से लेकर के 1027 के बीच कुल भारत में 17 बार आक्रमण किए। आक्रमण किए थे 17, ये आपको ध्यान रखना मोस्ट इंपोर्टेंट है। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? 17 बार, और 1000 से लेकर के 1027 ईस्वी तक। महमूद गजनवी ने सर्वप्रथम 1000 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया और पेशावर के कुछ हिस्सों पर उसने विजय प्राप्त की और वह अपने देश लौट गया। महमूद गजनवी 998 से 1030 ईस्वी। महमूद गजनवी ने सबसे जो महत्वपूर्ण आक्रमण किया वो 1025 ईस्वी में किया था, जो कि उसका 16वां आक्रमण था। कौन सा आक्रमण था? 16वां, जिसने गुजरात में स्थित सोमनाथ मंदिर को लूटा। मोस्ट इंपोर्टेंट है, सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण किया था? तो 1025 में किया था। लूट के ले जाने के क्रम में उस पर कुछ जाटों ने आक्रमण किया। जब वो लूट करके ले जा रहा था सोमनाथ मंदिर को, तो जाटों ने उस पर आक्रमण कर दिया, उससे कुछ संपत्ति वापस लूट ली थी। उसके बदले महमूद गजनवी ने अपना अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध किया था। किसके विरुद्ध किया था? जाटों के विरुद्ध। ये आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध उसका जो आक्रमण था वो बहुत ही, उसने अपना बदला लेने के लिए जो उसने संपत्ति लूटी थी जाटों ने, उसके खिलाफ उन्होंने आक्रमण किया था 1027 ईस्वी में। 1030 ईस्वी में महमूद गजनवी की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। महमूद गजनवी के साथ फिरदौसी, अलबेरुनी, उत्वी जैसे इतिहासकार आए। मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है, यहाँ से क्वेश्चन बनते ही रहते हैं एग्जामों में कि महमूद गजनवी के साथ कौन से इतिहासकार भारत आए थे? तो फिरदौसी, अलबेरुनी और उत्वी आए। फिरदौसी ने शाहनामा की रचना की।
अल-बिरूनी किताबुल हिंद अल-बिरूनी की रचना है, और किताबुल यामनी कुतुबी की रचना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है सभी की सभी, ध्यान रखना। सभी को यहाँ से क्वेश्चन बनते थे। सारामा किसकी रचना? फिरदौसी। अल-बिरूनी की किताबुल हिंद और कुतुबी की किताबुल यामनी। ये किसके समय आए थे? महमूद गजनवी के समय। भारतीय इतिहास के प्रमुख युद्धों में नेक्स्ट आता है तराइन का युद्ध 1191। पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को हराया। तराइन का दूसरा युद्ध 1192। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को हराया, क्योंकि जो पृथ्वीराज चौहान था उसने मोहम्मद गौरी को पूर्ण रूप से बंदी नहीं बनाया, उसे वापस जाने दिया था और उसे युद्ध करने का अवसर मिल गया। उसने तुरंत ही 1192 में तराइन पर आक्रमण कर दिया था दूसरा, जिसमें मोहम्मद गौरी की पराजय हुई, पृथ्वीराज की विजय। मोहम्मद गौरी जीता था, पृथ्वीराज इसमें पराजित हुआ था दूसरे युद्ध में, ध्यान रखना। तो ये क्वेश्चन बनते ही रहते हैं। प्रथम युद्ध में किसकी विजय हुई? मोहम्मद गौरी की या पृथ्वीराज चौहान की? तो पृथ्वीराज चौहान इसमें जीते थे प्रथम में, लेकिन द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई और मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी। 1 वर्ष बाद लड़ा गया था ये। और ये तीसरा जो महत्वपूर्ण, ये तीनों के तीनों युद्ध एक साथ ही याद रखने हैं आपको, ध्यान रखना। चंदावर का युद्ध जो 1194 में हुआ, इसमें मोहम्मद गौरी और जयचंद के मध्य ये लड़ा गया था, जिसमें जयचंद की पराजय हुई थी। नेक्स्ट आता है तराइन के युद्ध की 1191 की ओर एक ऐसी श्रृंखला है जिसने पूरे उत्तर भारत को मुस्लिम नियंत्रण के लिए खोल दिया। ये युद्ध मोहम्मद गौरी, जिसका मूल नाम मोइजुद्दीन मोहम्मद बिन शाम, ध्यान रखना। मोहम्मद गौरी का वास्तविक नाम क्या था? मोइजुद्दीन मोहम्मद बिन शाम था। अजमेर और दिल्ली के चौहान चाहमान शासक पृथ्वीराज के बीच लड़े गए थे। पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी और घाघरा का युद्ध सभी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। इससे क्या है, भारत में जो मुगल साम्राज्य है उसकी स्थापना हुई थी। किसकी? मुगल वंश। मुगल वंश की स्थापना हुई थी इन युद्धों के द्वारा ही, ध्यान रखना। मुगल काल यानी ये बाबर के द्वारा लड़े गए थे। किसके द्वारा लड़े गए? बाबर। तो बाबर ने सबसे पहले पानीपत का युद्ध हुआ था बाबर के मध्य 1526 में। खानवा का युद्ध 1527, चंदेरी का युद्ध 1528 और घाघरा का युद्ध 1529, और 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई थी। तो बाबर ने 4 प्रमुख युद्ध लड़े थे। कितने लड़े थे? 4 युद्ध। देखिए आइए इन युद्धों को देखते हैं अब। पानीपत का प्रथम युद्ध अप्रैल 1526 में पानीपत के निकट लड़ा गया था। पानीपत वह स्थान है जहाँ पर 12वीं शताब्दी के बाद उत्तर भारत पर नियंत्रण को लेकर कई निर्णायक लड़ाइयाँ लड़ी गई। पानीपत के प्रथम युद्ध में भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। मोस्ट इंपोर्टेंट कि भारत में मुगल साम्राज्य की नींव किस युद्ध से पड़ी थी? तो पानीपत के प्रथम युद्ध से पड़ी थी। इसके बाद उन पर पहली लड़ाइयों में से एक थी जिसमें मुगलों ने बारूद और आग्नेयास्त्रों का प्रयोग किया। किसका? इसमें बारूद का प्रयोग भी किया और आग्नेयास्त्र यानी गोला बारूद का इसने प्रयोग किया था, और साथ साथ तोपों का प्रयोग, ध्यान रखना। तो मुगल बाबर की विजय होने का कारण यही था कि उसने बारूद और तोपों का प्रयोग किया था, तुर्कमा पद्धति भी अपनाई थी। तो इसकी विजय का कारण था बाबर की पानीपत का युद्ध। तोपों के और गोला बारूद के कारण उसकी विजय हुई। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और दिल्ली के लोधी वंश के शासक इब्राहिम लोधी के मध्य लड़ा गया। यानी लोधी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी, और बाबर के मध्य यह युद्ध लड़ा गया था। इस युद्ध में जहीर उद्दीन बाबर ने लोधी को परास्त किया। बाबर का पूर्ण नाम था जहीर उद्दीन बाबर, और भारत में मुगल साम्राज्य की नींव लग दी। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में बाबर की सेना में लगभग 15,000 सैनिक थे। मात्र कितने सैनिक थे? 15,000, और उसके पास 20 से 24 तोपें थी। सैनिक कम थे, लेकिन वो तोपों के कारण वो विजयी हुआ था। इब्राहिम लोधी की सेना में लगभग 80,000 से 1 लाख के मध्य सैनिक थे, और कम से कम 1,000 हाथी थे। फिर भी इब्राहिम लोधी पराजित हुआ था, क्योंकि जो बाबर की तुलगमा पद्धति थी जो उसने उज़्बेकों से ग्रहण की, और तोप खाने का प्रयोग उसकी विजय का प्रमुख कारण रहा था। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने उज़्बेकों की युद्ध नीति तुलगमा अर्धचंद्राकार नीति को अपनाया, और तोप सजाने में उस्मानी विधि, रूमी विधि का उसने प्रयोग किया। इब्राहिम लोधी को इसके कारण उसको पराजित होना पड़ा था, तुलगमा पद्धति और तोपों के कारण। इस युद्ध में बाबर के तोपखाने का नेतृत्व उस्ताद अली, मोस्ट इंपोर्टेंट है कि बाबर के तोपखाने का नेतृत्व किसने किया था? उस्ताद अली ने किया था।
और मुस्तफ़ा खान नामक 2 तुर्की अधिकारियों के द्वारा किया गया। तो बाबर के तोपखाने का नेतृत्व किसने किया था? उस्ताद अली और मुस्तफ़ा खान ने। मोस्ट इंपोर्टेंट है, आगामी परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि बाबर के तोपखाने का नेतृत्व पानीपत के प्रथम युद्ध में किसने किया था? उस्ताद अली और मुस्तफ़ा खान ने। पानीपत का प्रथम युद्ध जीतने के बाद बाबर ने जनता में चांदी के सिक्के बांटे थे। किसके सिक्के बांटे? चांदी के, जिसके कारण जनता ने उसे कलंदर यानी धानी की उपाधि प्रदान की गई। किसकी उपाधि प्रदान की थी? कलंदर यानी धानी की उपाधि किसको धारण हुई थी? बाबर को, पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद। खानवा का युद्ध 1527, ये भी महत्वपूर्ण है। तो पानीपत का प्रथम युद्ध में बाबर ने यह निर्णय नहीं किया था कि वह भारत में स्थायी रूप से रहेगा। जैसे बाबर ने भारत में रहने की योजना बनाई तो उसने राणा सागा, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ने विरोध कर दिया और 1527 में खानवा आगरा के समीप युद्ध लड़ा गया। जो खानवा कहाँ पड़ता है? बयाना में, बयाना भरतपुर में पड़ता है ये स्थान, रखना। तो यहाँ पर 1527 में युद्ध हुआ था राणा सागा और बाबर के मध्य। राणा सागा के मध्य लगभग राजपूत, जितने भी राजपूत शासक थे वो लगभग सभी उसके साथ में थे। युद्ध बाबर और राणा सागा के बीच हुआ, जिसमें बाबर की विजय हुई थी। किसकी विजय हुई थी? बाबर ने अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाया और सैनिकों पर लगने वाले तमगा नामक टैक्स को उसने खत्म कर दिया था। तमगा जो टैक्स था सैनिकों पर लगता था, उसे बाबर ने समाप्त कर दिया। बाबर को हराने में युद्ध जीतना था। इस युद्ध में बाबर ने जिहाद शब्द, मोस्ट इंपोर्टेंट है कि बाबर ने सबसे पहले जिहाद शब्द का प्रयोग किसमें किया था युद्ध में? तो खानवा के युद्ध में। धर्म के लिए जनादेश, जिहाद का अर्थ होता है धर्म के लिए जनादेश। इस युद्ध में बाबर ने अपने सैनिकों को मदरा पीने से रोक लिया, यानी मदरा पीने पर ही रोक डाली। सैनिक जब तक युद्ध को नहीं जीत रहेंगे तब तक वो मदरा शराब का सेवन नहीं करेंगे। बाबर की सेना पूरी बहादुरी से लड़ी। इस युद्ध में बाबर की जीत हुई। इस युद्ध के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। मोस्ट इंपोर्टेंट है कि बाबर ने गाजी की उपाधि किसके बाद धारण की थी? खानवा युद्ध के बाद। और कलंदर की उपाधि यानी धानी की उपाधि पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद जनता ने उसे दी थी। इस युद्ध के बाद बाबर ने निर्णय लिया कि वह भारत में स्थायी रूप से रहेगा। खानवा युद्ध के बाद उसने बाबर ने भारत में स्थायी रूप से रहने का निर्णय कर लिया था। खानवा के बाद जो युद्ध हुआ था चंदेरी का युद्ध 1528। चंदेरी चूँकि मालवार बुंदेलखंड की सीमा पर स्थित था, एक महत्वपूर्ण व्यापारिक और राजनीतिक केंद्र था, जिसमें बाबर ने मेदिनी राय को पराजित किया। मोस्ट इंपोर्टेंट है, चंदेरी का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था? मेदिनी राय और बाबर के मध्य में। उसके 2 पुत्रियों को, अपने 2 पुत्र हुमायूं और कामरान को भेंट कर दिया, यानी हुमायूं और कामरान को उसकी जो पुत्रियां थी उनको दे दिया गया। यहाँ पर देख सकते हैं चंदेरी मध्य प्रदेश में आता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट घाघरा का युद्ध 1529 में उसने घाघरा के युद्ध में बिहार और अफगान की संयुक्त सेना को पराजित किया था, जिसका नेतृत्व महमूद लोधी ने किया। किंतु बाबर ने अफगानों का पूर्णतः सफाया नहीं किया। यही बचे हुए अफगान सैनिक हुमायूं के लिए खतरा बनकर सामने आए थे। तो घाघरा देख सकते हैं यहाँ पर आप, ये घाघरा वाला स्थान है, गंगा गंडक कोस नदियों के मध्य में। चौसा का युद्ध 1539 और कन्नौज का युद्ध 1540, ये भी महत्वपूर्ण, जो कि किसके द्वारा लड़े गए थे? हुमायूं और शेर शाह के मध्य। किसके मध्य हुए थे? हुमायूं और शेर शाह के मध्य हुए थे दोनों के दोनों युद्ध, जिसमें शेर शाह ने हुमायूं को पराजित किया था दोनों युद्धों में। चौसा का युद्ध, कन्नौज का युद्ध मुगल सम्राट हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच हुआ। दोनों युद्धों में शेर शाह सूरी की विजय हुई थी 1539 ईस्वी में। हुमायूं और शेर शाह के मध्य युद्ध लड़ा गया चौसा का युद्ध। उसके बाद 1540 में कन्नौज का युद्ध हुआ था। इसके बाद जो हुमायूं है वो 1556 में वापस उसने अपनी सत्ता हासिल की थी। तब तक शेर शाह ने यहाँ पर शासन किया था। शेर शाह ने शेर शाह की उपाधि धारण की थी, ध्यान रखना। शेर खान इसका पहला नाम था, शेर खान, जिसने शेर शाह की उपाधि धारण की थी। क्योंकि उसने एक शेर को मार दिया था, युद्ध लड़ा था शेर के साथ, और उस शेर को मारने के बाद उसने शेर खान की उपाधि धारण के लिए शेर शाह की उपाधि धारण की थी, और शेर शाह सूरी के नाम से वो प्रसिद्ध हुआ। ध्यान रखना, शेर शाह सूरी।
शेरशाह सूरी के संघर्ष और विजय। चौसा का युद्ध 1539 शेर खां और हुमायूं के बीच लड़ा गया। इस युद्ध में हुमायूं के अनेक सैनिक गंगा और कमनासा नदी में डूबकर मर गए थे, जिसके कारण हुमायूं भी गंगा नदी में कूद पड़ा था। क्योंकि उसके सैनिकों की मृत्यु हुई तो हुमायूं से यह सहन नहीं हुआ। उसके बाद हुमायूं ने भी गंगा में डुबकी लगा दी, वो भी उसमें कूद पड़ा था। कर्मनासा नदी, ध्यान रखना, गंगा और कर्मनासा नदियों में मर गए थे। निजाम नामक एक भिश्ती ने इसे डूबने से बचाया, यानी हुमायूं को डूबने से किसने बचाया था? निजाम नामक भिश्ती ने। इस तरह शेर खां इस युद्ध में विजयी रहा और इससे पूर्व में उसने शेर खां ने शेरशाह की उपाधि धारण की थी। कन्नौज का युद्ध, जिसे बेलग्राम के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, ये 1544 ईस्वी में लड़ा गया था। यह युद्ध शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच लड़ा गया। इस युद्ध में हुमायूं पराजित हुआ। इसके बाद शेरशाह का आगरा और दिल्ली पर अधिकार हो गया। कन्नौज या बेलग्राम के युद्ध के बाद आगरा पर और दिल्ली पर किसका अधिकार हो गया? शेरशाह सूरी का। हुमायूं को हराने के बाद उसने सुल्तान की उपाधि धारण कर ली, और सुल्तान की उपाधि कब धारण की थी उसने? कन्नौज युद्ध के बाद में। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर कन्नौज, बालाजी स्थान। नेक्स्ट देखिए पानीपत का युद्ध, पानीपत का दूसरा युद्ध। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556, 5 नवंबर 1556 में अफगान बादशाह आदिल शाह सूर के सेनापति हेमू और अकबर के बीच लड़ा गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट है, पानीपत का दूसरा युद्ध किनके मध्य हुआ था? हेमू, विक्रमादित्य और अकबर के बीच में लड़ा गया था, जो कि हेमू का अंतिम हिंदू शासक था। हेमू के पास अकबर से कहीं अधिक बड़ी सेना 1500 हाथी थे। प्रारंभ में मुगल सेना के मुकाबले हेमू को सफलता प्राप्त हुई, लेकिन दुर्भाग्य से एक तीर हेमू की आंख में जाकर के घुस गया। उसने युद्ध का पासा पलट दिया। पानीपत की दूसरी युद्ध की लड़ाई में परस्पर फलस्वरूप अकबर की विजय हुई, जिसमें विजय किसकी हुई थी? अकबर इसमें विजयी हुआ था पानीपत के दूसरे युद्ध में। दिल्ली और आगरा में अकबर के अधिकार में आ गए। इस लड़ाई के बाद दिल्ली के तख्त के लिए मुगलों और अफगानों के मध्य लड़ाई यानी संघर्ष चलता रहा और दिल्ली पर मुगलों का कब्जा हो गया। ये मुसलमानों और मुगलों के मध्य इसमें संघर्ष चला और अंत में मुगलों की दिल्ली पर विजय हुई और मुगलों ने लंबे समय तक दिल्ली पर शासन किया था। हल्दीघाटी का युद्ध 1576 अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य लड़ा गया। मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है। इसकी डेट 28 जून मिलती है, कहीं कहीं 21 जून भी मिलती है, ध्यान रखना, 21 जून भी मिलती है और 28 जून भी। यह घुड़सवार सेना और धनुषधारियों के बीच लड़ा गया, जिनका समर्थन नेतृत्व मेवाड़ के महाराणा प्रताप और आमेर के राजा मानसिंह प्रथम के नेतृत्व में मुगल सम्राट अकबर की सेना ने किया था। अकबर का सेनापति कौन था इसमें? मानसिंह प्रथम। कौन था? मानसिंह प्रथम और महाराणा प्रताप के मध्य ये युद्ध लड़ा गया था। इस युद्ध में महाराणा प्रताप को मुख्य रूप से भील जनजाति का समर्थन प्राप्त हुआ। हालांकि युद्ध मेवाड़ की सेना की हार के साथ ही समाप्त हुआ। इसमें महाराणा प्रताप की पराजय हुई थी। करनाल का युद्ध 1739 नादिर शाह ने मुगल सम्राट मोहम्मद शाह को इसमें हराया था। मोहम्मद शाह 1719 से 1748 मोहम्मद शाह के समय ईरान क्षेत्र का शासक नादिर शाह भारत पर आक्रमण किया। नादिर शाह ने आक्रमण किया था। नादिर शाह शुरू में एक चरवाहा था, बाद में चलकर वह फारस का शासक बन गया। 1736 में फारस का शासक बनने के बाद 1739 में वह भारत पर आक्रमण किया। मोहम्मद शाह ने 1747 में भारत पर आक्रमण किया था। नादिर शाह को उसके आक्रमणों के कारण ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, नादिर शाह को आक्रमणों के कारण ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। मोहम्मद शाह 1719 से 1748। मोहम्मद शाह उस समय एक कमजोर शासक के रूप में सामने आया। नादिर शाह आक्रमण करते हुए दिल्ली पहुंच गया। लगभग 57 दिनों तक दिल्ली में रुका और बहुत सारा कत्लेआम किया। उसने बहुत सारे लोगों को मारा और हत्या की और यहाँ से बहुत सारा धन लूट लिया। नादिर शाह लगभग 70 करोड़ की धनराशि और शाहजहाँ द्वारा बनाया गया तख्ते ताज, मोस्ट इंपोर्टेंट है, तख्ते ताज जिसे मयूर सिंहासन कहते हैं, जिसका निर्माण किसने किया था? मयूर सिंहासन का शाहजहाँ ने किया था।
उसको यहाँ से लूट करके ले गया और कोहिनूर हीरा को भी यहाँ से लूट करके कहाँ ले गया, भारत ले गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। कौन ले गया था? नादिर शाह। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला पहला मुगल शासक शाहजहां और अंतिम मुगल शासक मोहम्मद शाह था। कर्नाटक के युद्धों को देख लेते हैं। कर्नाटक के युद्ध, प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध, तृतीय कर्नाटक युद्ध। इसमें प्रथम 1746-48 के मध्य ऑस्ट्रेलियाई उत्तराधिकार के प्रतिनिधि को लेकर के अंग्रेज एवं फ्रांसीसियों में अमेरिका में ये युद्ध लड़ा गया था। 1748 में एक्सला सैपल की संधि हुई, जिसके द्वारा ये समाप्त हुआ था। अंग्रेज और कर्नाटक के नवाब की इसमें पराजय हुई थी। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 1748 और 54 में दोनों कंपनियों द्वारा भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप किया गया। 1755 में पांडिचेरी संधि की गई और अंग्रेजों की अच्छी स्थिति बन गई। कर्नाटक का तीसरा युद्ध 1756 से 63 के मध्य यूरोप का सप्तवर्षीय युद्ध, मोस्ट इंपोर्टेंट है, यूरोप का सप्तवर्षीय युद्ध कहा जाता है। 1763 में पेरिस की संधि हुई, जिसके द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया था और इसमें अंतिम रूप से अंग्रेजों की विजय हुई थी। प्लासी का युद्ध, क्लाइव का नवाब के विरुद्ध षड्यंत्र। सिराजुद्दौला को 1756 में बंगाल की सत्ता प्राप्त हुई। उसके सत्ता में आने के बाद बहुत सारे लोगों में जलन की भावना पैदा हो गई। नवाब सिराजुद्दौला के प्रमुख अधिकारी उससे असंतुष्ट थे। इसका लाभ उठाकर क्लाइव ने नवाब के विरुद्ध एक षड्यंत्र रचा। इस षड्यंत्र में नवाब के मुख्य सेनापति मीर जाफर, दीवान रायदुल्लाह और सैनिक अधिकारी यार लतीफ, बंगाल का एक व्यापारी जगत सेठ शामिल थे। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। कौन कौन शामिल थे? मीर जाफर, रायदुल्लाह, यार लतीफ और जगत सेठ, जिसके कारण सिराजुद्दौला की हार हुई थी। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 में हुआ। प्लासी भागीरथी नदी के तट पर स्थित था। यह युद्ध क्लाइव के नेतृत्व वाली एक छोटी सी अंग्रेजी सेना और नवाब सिराजुद्दौला के मध्य 50,000 की सेना के साथ हुआ। युद्ध प्रारंभ होते ही मीर जाफर ने अपनी सेना लेकर अलग हो गया और इस युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला पराजित होकर मुर्शिदाबाद भाग गया। कहाँ चला गया था? मुर्शिदाबाद। लेकिन मुर्शिदाबाद में उसको पकड़ करके उसकी हत्या कर दी गई। इसके बाद मीर जाफर बंगाल का नवाब बना और क्लाइव को व्यक्तिगत रूप से बहुत धन मिला। इस तरह प्लासी के युद्ध ने भारत में अंग्रेजी प्रभुसत्ता की नींव डाल दी और कंपनियों को 24 परिगणित जिले दीवानी प्राप्त हुई थी। ध्यान रखना, भारत में अंग्रेजी प्रभुसत्ता की नींव किस युद्ध के द्वारा डली थी? तो प्लासी के युद्ध के द्वारा। बक्सर का युद्ध 1764 में लड़ा गया था। बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध का नवाब सिराजुद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के मध्य ये तीनों साथ में थे और इनके बस किसके विरुद्ध लड़ा था? ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? विक्टर मनरो। बक्सर युद्ध 23 अक्टूबर 1764 में हुआ। मीर कासिम अंग्रेजों से पराजित होने के बाद सिराजुद्दौला के पास पहुंचा। इस समय मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय भी उपस्थित था। ये तीनों ने अंग्रेजों के विरुद्ध संयुक्त मोर्चे का निर्माण किया और तीनों अपनी सेना लेकर बक्सर पहुंच गए और इन्होंने अंग्रेजों से युद्ध किया था। अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व किया था वो विक्टर मनरो ने किया। इस युद्ध में संयुक्त मोर्चे की शक्तियां पराजित हुई। मीर कासिम युद्ध भूमि से भाग गया, जबकि सिराजुद्दौला और शाह आलम द्वितीय ने आत्मसमर्पण कर दिया था। इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 में हुई। इलाहाबाद की प्रथम संधि के तहत मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय से हुई। इस संधि के मुख्य शर्तें क्या थी? देखिए, कंपनी अवध के नवाब से इलाहाबाद एवं कड़ा 2 जिले लेकर मुगल सम्राट को देगी। कंपनी मुगल सम्राट को 26 लाख की पेंशन प्रदान करेगी। मुगल सम्राट बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी कंपनी को प्रदान करेगा। ये इसमें संधियाँ की गई थी इलाहाबाद की संधि में 12 अगस्त 1765 में हुई। इलाहाबाद की दूसरी संधि 16 अगस्त 1765 में। इस संधि के तहत अवध के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य हुई थी। इस संधि की मुख्य शर्तें: कंपनी अवध के नवाब से इलाहाबाद एवं कड़ा जिला प्राप्त करके मुगल सम्राट को दे देगी। अवध के नवाब पर 50 लाख रुपए एवं चुनार का किला कंपनी प्राप्त करेगी। अवध में कर मुक्त व्यापार का अधिकार होगा कंपनी को। अवध की सुरक्षा के लिए अवध में एक अंग्रेजी सेना रखी जाएगी, जिसका खर्चा अवध का नवाब उठाएगा। ये शर्तें इसमें रखी गई थी। यदि आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें
और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक करें। यहाँ पर आपके लिए निःशुल्क क्लासेस सभी उपलब्ध रहेंगी यूट्यूब चैनल पर। एकमात्र ऐसा चैनल जो यूट्यूब पर सारी क्लासेस निःशुल्क उपलब्ध कराएगा आपके लिए। कोई भी चैनल ऐसा नहीं है जो आपके लिए संपूर्ण हिस्ट्री पॉलिटिकल की जो क्लासेज हैं उनको वहाँ पर आपके लिए उपलब्ध करे। तो हमारा पूर्ण प्रयास रहेगा आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड वालों के लिए हिस्ट्री और पॉलिटी को यहाँ पर कवर करें। हिस्ट्री और पॉलिटी की दोनों ही हमने वीडियो बना रखी है और वहाँ पर प्ले लिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर आप जाकर के देख सकते हैं। और साथ साथ टेस्ट सीरीज भी हमारी यहाँ पर चल रही। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इलाहाबाद की दूसरी संधि 16 अगस्त 1765 में हुई थी। इसी के तहत 1765 से 1772 में बंगाल में ध्वज शासन की स्थापना हुई। बोरेन हेस्टिंग्स 1772 में बंगाल का गवर्नर बना और इसने ध्वज शासन को समाप्त कर दिया। ध्यान रखना, बंगाल में ध्वज शासन व्यवस्था को किसने समाप्त किया था? बोरेन हेस्टिंग्स ने 1772 में कंपनी का शासन स्थापित कर दिया। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में लड़ा गया था। इसमें सदाशिवराव, विश्वासराव और शमशेर बहादुर तीनों एक साथ थे और अहमद शाह अब्दाली के मध्य में यह युद्ध लड़ाया गया था। पानीपत का तृतीय युद्ध अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच लड़ा गया। इस युद्ध का मुख्य कारण दिल्ली एवं पंजाब में राजनीति में मराठों का हस्तक्षेप था। इस युद्ध में मराठों की भीषण पराजय हुई। किसकी पराजय हुई थी? मराठे इसमें हारे। महाराष्ट्र का कोई परिवार ऐसा नहीं था जो अपने स्वजन की मृत्यु पर शोक नहीं मनाया हो, यानी बहुत सारे मराठे इस युद्ध में मारे गए थे। यह युद्ध मराठों के लिए राष्ट्रीय विपत्ति के समान था। इस युद्ध का नेतृत्व पेशवा बाजीराव का चचेरा भाई सदाशिवराव भाऊ और पेशवा पुत्र विश्वासराव कर रहे थे। मराठों की ओर से तोपखाने का नेतृत्व इब्राहिम गारदी ने किया था। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाता मोस्ट है। मराठों की ओर से पानीपत के तीसरे युद्ध में तोपखाने का नेतृत्व किसने किया था? इब्राहिम गारदी। इस युद्ध का आंखों देखा वर्णन काशीराज पंडित ने किया है। शोक में 6 माह बाद बालाजी बाजीराव की भी मृत्यु हो गई थी। आंग्ल मैसूर युद्ध, तो आंग्ल मैसूर युद्ध को एक दृष्टि में देख लेते हैं। यहाँ पर प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए थे। जिन्हें प्रथम युद्ध 1767 से 1769 अंग्रेज और हैदर अली के बीच कर्नाटक की सीमा पर हुआ था विवाद को लेकर के। ये मद्रास की संधि 1769 में हुई, जिसके तहत ये समाप्त हुआ और अंग्रेजों की इसमें विजय हुई थी। दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध 1780 से 84 के मध्य अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी बंदरगाह माही पर अधिकार को लेकर हुआ और मंगलौर की संधि 1784 में हुई और इसका कोई परिणाम नहीं निकला था। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 और 92 में टीपू सुल्तान के द्वारा त्रावणकोर पर आक्रमण कर दिया गया और श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में हुई, जिसमें टीपू की पराजय हुई थी। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में टीपू द्वारा सहायक संधि स्वीकार नहीं की गई थी, जिसके कारण यह युद्ध लड़ा गया और टीपू का इसमें वध कर दिया गया। टीपू की मृत्यु हो गई और टीपू की पराजय हुई थी। टीपू सुल्तान इस युद्ध में मारा गया था चतुर्थ युद्ध में। ये संधियों को आप क्रम ध्यान रखना, मद्रास संधि, मंगलौर संधि, श्रीरंगपट्टनम की संधि, ये किससे संबंधित है? आंग्ल मैसूर युद्ध से। आंग्ल मराठा संघर्ष, पहला आंग्ल मराठा संघर्ष 1775 और 82 में ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठों के बीच लड़ा गया। पेशवाई के रघुनाथ राव राघोबा के कारण को देखते हुए हेस्टिंग मराठों के साथ संघर्ष में आए। बाद में अंग्रेजों ने राघोबा के कारण का त्याग करते हुए सालवाई की संधि 1782 पर हस्ताक्षर की। मोस्ट इंपोर्टेंट है, सालवाई की संधि कब हुई थी? 1782। दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 के मध्य पेशवा बाजीराव 2 से 11 दिसंबर 1802 बेसिन की संधि, कौन सी संधि हुई थी? बेसिन की संधि पर अंग्रेजों के साथ एक हस्ताक्षर किए गए और सहायक गठबंधन को स्वीकार कर लिया गया। तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध 1827 से 18 के मध्य हुआ। पेशवा बाजीराव द्वितीय ने खड़की में हराया और पूना की संधि 1817 में हुई, जिस पर वो हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर हो गया। इसके बाद जून 1818 में पेशवा बाजीराव द्वितीय ने आत्मसमर्पण कर दिया। ध्यान रखना, पेशवा बाजीराव द्वितीय ने आत्मसमर्पण कब किया था? जून 1818 में। तब अंग्रेजों ने कंपनी द्वारा पेशवा के पद को समाप्त कर दिया गया और पेशवा का जो पद था उसको समाप्त कर दिया।
आंग्ल सिख युद्ध। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 1840। इस क्रम में अंग्रेजों ने पहले भारत के दूसरे ज़्यादातर क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद सिख साम्राज्य, लाहौर साम्राज्य, क्योंकि सिख सतलज नदी के पश्चिम में लाहौर क्षेत्र पर शासन कर रहे थे, उस क्षेत्र पर अधिकार करना चाहते थे। उस समय अंग्रेजी गवर्नर लॉर्ड हार्डिंग थे। अंग्रेजी कंपनी ने 1845 में सतलज नदी की सीमा पर बहुत संख्या में अंग्रेजी सिपाहियों को भेजना शुरू कर दिया था, जिसके कारण सिख सिपाहियों ने सतलज नदी को पार किया और वे सतलज नदी के पूर्वी भाग में आ गए, क्योंकि हमने ऊपर जाना कि 1809 में अमृतसर की संधि के हिसाब से सतलुज नदी का पश्चिमी क्षेत्र सिखों और पूर्वी क्षेत्र अंग्रेजों का था। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 1840। इस युद्ध में 4 लड़ाइयाँ लड़ी गई। मुदक्की का युद्ध 1845, फिरोजपुर का युद्ध 1845, अलीबाग का युद्ध 1840, सुबराम का युद्ध 1840। इन चारों युद्धों ने सिख सेना पराजित हुई थी, यानी सिख सेना की एक भी युद्ध में विजय नहीं हुई। लाहौर की संधि 9 मार्च 1840 को हुई आंग्ल और सिखों के मध्य। संधि के द्वारा अंग्रेज और दिलीप सिंह के बीच में ये हुई थी और ये शर्तें रखी गई। दिलीप सिंह को रानी जिंदल की अध्यक्षता में राजा स्वीकार किया गया। इसकी अध्यक्षता में जिंदल की अध्यक्षता में सत्तर के पूर्व के प्रदेश जालंधर के द्वार क्षेत्र पर अंग्रेजों का आधिपत्य हो गया। लाहौर दरबार पर 1.5 करोड़ का जुर्माना लगाया गया। तो लाहौर पर कितना जुर्माना लगा था? 1.5 करोड़। 50 लाख रुपए नकद और 1 करोड़ के बदले कश्मीर गुलाब सिंह के हाथों बेच दिया गया। सिख सैनिकों की संख्या कम और निश्चित कर दी गई। लाहौर में एक अंग्रेजी रेजिमेंट की नियुक्ति की गई। अंग्रेजों के परामर्श के बिना किसी भी विदेशी को सेना में नहीं रखा जाएगा, ये प्रावधान किए गए थे। अब आती है बहरवाल की संधि, जो 16 दिसंबर 1840 में हुई। 1840 में सिखों ने पुनः विद्रोह किया और अंग्रेजी सेना ने इस विद्रोह का दमन करके दिलीप सिंह से पुनः एक संधि की और इसमें निम्न शर्तें रखी गई। रानी जिंदल की संरक्षता समाप्त कर दी गई, यानी पहली संधि की संरक्षता में रखा गया था, उसको समाप्त कर उसे 1.5 लाख रुपये वार्षिक पेंशन देने का प्रावधान किया गया। अंग्रेजी रेजिडेंट की अध्यक्षता में 8 सिख सरदारों की एक परिषद बनाई गई जो शासन की देखभाल करेगी। लाहौर में एक अंग्रेजी सेना रखी जाएगी जिसका खर्च दिलीप सिंह उठाएंगे। ये शर्तें रखी गई थी। आंग्ल सिख द्वितीय युद्ध 1848 से 1849। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के बाद 2 बहुत ही अपमानजनक संधियों के बाद सिख नाखुश थे, इसीलिए उन्होंने 1848 में अंग्रेजों के नियंत्रण में मुल्तान क्षेत्र के गवर्नर दीवान मूलराज थे। ब्रिटिश प्रतिनिधि हैरी लॉरेंस ने दीवान मूलराज को ज़्यादा और बढ़े हुए राजस्व को मांगा, परंतु दीवान मूलराज ने बढ़े हुए राजस्व को देने से इनकार कर दिया था, यानी वो बढ़े हुए राजस्व को नहीं देना चाहता था। ब्रिटिश प्रतिनिधि हैरी लॉरेंस के विरुद्ध लड़ने की तैयारी शुरू कर दी और उसने हैरी लॉरेंस के साथ युद्ध करना प्रारंभ कर दिया था। ब्रिटिश प्रतिनिधि हैरी लॉरेंस और अंग्रेजों ने मुल्तान से दीवान मूलराज को हटाकर नए सिख गवर्नर नियुक्त करने का फैसला लिया, क्योंकि दीवान मूलराज उनकी बात नहीं मान रहा था, तो नया वहाँ पर सिख गवर्नर बनाया गया। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 और 49 में मुल्तान की प्रजा ने अंग्रेजों के इस फैसले को नहीं माना। वहाँ की प्रजा दीवान मूलराज के साथ खड़ी रही और उसका सहयोग करने लगी, जिसके कारण अंग्रेजों ने मुल्तान में एक नए सिख गवर्नर और 2 ब्रिटिश अफसरों को साथ भेजा, जिनका नाम लेफ्टिनेंट पैट्रिक वेंस एग्न्यू और लेफ्टिनेंट एडसन था। मुल्तान की सेना प्रजा द्वारा इन दोनों ब्रिटिश अफसरों को जान से मार दिया जाता है। यह जनता उससे नाराज थी, इसलिए जनता ने उन दोनों को मार दिया। इसके साथ साथ सिख सिपाही भी दीवान मूलराज के साथ में जुड़ गए और अंग्रेजों के विरुद्ध फिर से एक विद्रोह छेड़ दिया था। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 और 49 में इसके अंतर्गत 3 लड़ाइयाँ लड़ी गई। रामनगर का युद्ध 1848 अंग्रेज विजय, चिलियावाला का युद्ध 1849 सिखों की विजय हुई थी, चिलियावाला के युद्ध में मोस्ट है। गुजरात नगर का युद्ध 1849 जिसमें अंग्रेज विजयी हुए। सिख सेना ने आत्मसमर्पण किया। अंग्रेजों का नेता कौन था, तो ये ध्यान रखना है, हुक। 1849 में सिख राज्य को अंग्रेजी राज्य में मिला दिया गया और दिलीप सिंह को पेंशन देकर रानी जिंदल के साथ इंग्लैंड पढ़ाई के लिए भेज दिया गया। भारत चीन युद्ध 1962। 20 अक्टूबर 1962 को अप्रत्याशित रूप से भारत पर हमला किया गया। 1962 में भारत चीन युद्ध के नाम से जाना जाता है।
चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने लद्दाख में और मैकमोहन रेखा पार कर भारत पर आक्रमण किया था। चीन युद्ध द्वारा युद्ध विराम हुआ और घोषणा के बाद 21 नवंबर 1962 को यह युद्ध समाप्त कर दिया गया। इसने अक्साई चीन में लगभग 14,700 वर्ग मील 38,000 वर्ग मील क्षेत्र पर अवैध नियंत्रण कर लिया गया। यह क्षेत्र दोनों देशों के बीच विवाद का विषय बना रहा है। यह अक्साई चीन वाला क्षेत्र इसने घेर लिया था, जिसमें भारत और चीन के मध्य अभी विवाद बना रहता है। इसके तुरंत बाद ही पाकिस्तान ने, जैसे चीन युद्ध समाप्त हुआ था उसके कुछ समय बाद पाकिस्तान ने भी भारत की स्थिति को देखते हुए आक्रमण कर दिया था 1965 में। 1965 भारत पाक युद्ध अप्रैल 1965 से सितंबर 1965 के बीच हुआ। वास्तविक युद्ध 17 दिन का था। कितने दिन चला था? 17 दिन। इसमें भारत को जीत मिली। ताशकंद समझौता हुआ भारत पाकिस्तान युद्ध को समाप्त करने के लिए। 1965 में भारत और पाकिस्तान द्वारा हस्ताक्षरित एक संधि की गई। 10 जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री महमूद अयूब खान के मध्य ताशकंद समझौता हुआ था। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ताशकंद समझौता किसके मध्य हुआ था? लाल बहादुर शास्त्री और मोहम्मद अयूब खान के मध्य। इसी के बाद लाल बहादुर शास्त्री जब लौट रहे थे तो उनकी रास्ते में मृत्यु हो गई थी हवाई दुर्घटना में, हार्ट अटैक के कारण। ताशकंद उज्बेकिस्तान की राजधानी है। सोवियत संघ के प्रधानमंत्री अलेक्सी कोसियन ने समझौते की मध्यस्थता की थी। भारत पाक युद्ध 1965 पार्टियों ने सहमति व्यक्त की कि सभी शस्त्र बलों को 5 अगस्त 1965 से पहले की स्थिति में वापस ले लिया जाएगा। ताशकंद घोषणा 10 जनवरी 1966 के बाद उसी दिन ताशकंद में लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु भी हो गई। भारत पाक युद्ध 1971 में फिर से हुआ था। 1971 में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध जीता और परिणाम स्वरूप बांग्लादेश का जन्म हुआ और इसमें पाकिस्तान से बांग्लादेश को भारत ने स्वतंत्र करा दिया था। बांग्लादेश क्या हुआ है? स्वतंत्र हो गया पाकिस्तान से। इसके बाद एक और युद्ध है जो कारगिल युद्ध है 1999 में। कारगिल युद्ध 3 मई 1999 को शुरू हुआ और 26 जुलाई 1999 तक चला था। आधिकारिक तौर पर युद्ध का नाम ऑपरेशन विजय। यह इस युद्ध के लिए कौन सा नाम दिया गया है? ऑपरेशन विजय। 26 जुलाई 1999 को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है। मुख्य युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच एक सशस्त्र संघर्ष था जिसमें पाकिस्तान की नियंत्रण रेखा LOC के साथ कश्मीर के कारगिल जिले में हुआ था। भारतीय वायुसेना ने नियंत्रण रेखा LOC के साथ भारतीय सेना द्वारा कारगिल सेक्टर में भारतीय पदों को खाली करने के साथ एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। युद्ध के दौरान भारतीय सेना थल सैनिकों द्वारा उद्देश्य पाकिस्तानी सेना के नियमित और अनियमित सैनिकों को बाहर निकालना था। अब आइए कुछ जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर एग्जाम के, उनको यहाँ पर देखते हैं। ऋग्वेद में वर्णित दशराग युद्ध का खाली जगह नदी के तट पर लड़ा गया। तो दशराग युद्ध कौन सी नदी पर लड़ा था? तो पुरसडी नदी। सी वाला आपसे यहाँ पर राइट हो जाएगा। पुरसडी यानी रावी नदी का ही नाम था पुरसडी नदी, जिसमें किसकी विजय हुई थी? स्वदास की विजय हुई। खाली जगह की लड़ाई 326 ईस्वी में सिकंदर द्वारा लड़ी गई जो राजा पुरस के खिलाफ थी। हाइडेस्पीस, तराइन, पानीपत, प्लासी। तो हाइडेस्पीस का युद्ध 1326 ईस्वी में हुआ था। ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ पर पुरस और सिकंदर के मध्य में लड़ा गया था। हाइडेस्पीस को युद्ध को प्रतिष्ठा का युद्ध भी कहा जाता है। कलिंग के साथ अशोक के युद्ध का विवरण खाली जगह में दिया गया है। कौन से शिलालेख में दिया गया है? तो 13वां शिलालेख अशोक का कलिंग युद्ध का उल्लेख मिलता है। बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ पर 1722 में भारत पर हुए अरब आक्रमण का नेतृत्व किसने किया? 1712 में किसने किया था? तो वो क्या था? नदीर उद्दीन महमूद शाह ने। सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ पर तराइन का युद्ध कब लड़ा गया? प्रथम युद्ध तो 1191। बी वाला ऑप्शन राइट रहेगा। तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान खाली जगह पराजित हुआ था मोहम्मद गौरी से। तो मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी यहाँ पर। चौथा का युद्ध खाली जगह के बीच लड़ा गया हुमायूं और शेरशाह के मध्य में। बाबर राणा सांगा के मध्य। हुमायूं अकबर और रहमू के मध्य। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य। चौसा या बिलग्राम का युद्ध, कन्नौज का युद्ध किसके मध्य लड़े गए थे? तो हुमायूं और शेरशाह के मध्य। ए वाला ऑप्शन राइट
रहेगा। पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? 1526 बाबर और सिकंदर लोधी के मध्य, सिकंदर लोधी के मध्य लड़ा गया था, जिसमें भारत में क्या है, मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी। प्लासी का युद्ध खाली जगह के बीच लड़ा गया। मराठा और ब्रिटिश सेना, सिराजुद्दौला ब्रिटिश सेना, अली वर्दी खान ब्रिटिश सेना, इब्राहिम लोधी हेमू। तो प्लासी का जो प्रथम युद्ध है तो किसके, सिराजुद्दौला और ब्रिटिश सेना के मध्य लड़ा गया था। विवाह ऑफ राइट हो जाएगा यहाँ पर 1757 में। बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया? तो बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी, डिवाल ऑफ राइट हो जाएगा यहाँ पर भी। पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच लड़ा गया? अकबर हेमू, बाबर इब्राहिम लोधी, अकबर राणा प्रताप, अहमद शाह अब्दाली मराठा। तो पानीपत का तीसरा युद्ध किसके मध्य हुआ था? जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए मेरे प्यारे साथियों, पानीपत का तीसरा युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था अहमद शाह अब्दाली एवं मराठों के मध्य, डिवाल ऑफ राइट हो जाएगा यहाँ पर। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 किसके बीच लड़ा गया? हैदर अली अंग्रेज, हैदर अली पुर्तगाली, टीपू सुल्तान मराठा, टीपू सुल्तान फ्रांसीसी। हैदर अली और अंग्रेजों के मध्य में डिवाल ऑफ राइट हो जाएगा यहाँ पर। भारत चीन युद्ध कब हुआ था? तो 1962 में। और अंतिम क्वेश्चन, ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुए थे? 1966 ताशकंद समझौता, लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान के मध्य में। सी वाला ऑप्शन राइट रहेगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।